नमस्कार, अचीवर अकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उन सभी के लिए जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आज से हम इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जिसमें हमने सबसे पहले लिया है 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आप ये जान पाएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे उनको सॉल्व करना है। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लगाएंगे। मतलब एक ओवर एक्टिव जो है चाइल्ड है, उसको कैसे आप जो है सही दिशा में लगाएंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, या फिर उसे कक्षा में कोने में बैठाने की जगह निर्धारित करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि एक अति सक्रिय बालक है, उसको सही दिशा देनी है, तो सही दिशा क्या देंगे आप? तो देंगे उसे सही दिशा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। बाकी ना ही कड़ी नज़र रखेंगे, ना ही कोने में बैठा लेंगे, और ये उपरोक्त में से कोई तो नहीं बनता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर कहा गया, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। पहला ऑप्शन है हमारा, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, या फिर उनके समझ की अभिवृत्ति पर, या फिर दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनके सरोदोह की अभिवृत्ति पर। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। समझाते समूह के व्यक्ति के प्रति बच्चों की आवृत्ति साधारणता आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? उनके अभिभावकों की चित्त पर। जैसा उनके अभिभावक सोच रहे होते हैं किसी के बारे में, वैसे बच्चा भी सीखना शुरू कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। एज अ टीचर आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, उन्होंने अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, या फिर प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सिखाएंगे, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। आपको मतलब 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए कहा गया, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? तो इसमें हम करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सिखाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 4। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक जो शिक्षक है उसको साधन संपन्न होना चाहिए, उसका मतलब क्या है यहाँ पर? पहला ऑप्शन है हमारा, उनके पास धन संप्रदाय होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना हो, या फिर ऑप्शन नंबर बी है, उनका अधिकारियों के उच्च स्तरों से संपर्क होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप जानते होंगे इसका आंसर कौन सा बनना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ना ही धन संपदा की बात की जा रही है, ना ही यहाँ पर उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। पहला ऑप्शन है हमारा, व्यक्तित्व निर्माण में, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा, कक्षा शिक्षण में, या फिर ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि अनुशासन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है यहाँ पर बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो कहाँ कहाँ प्रभावी होता है? व्यक्ति के निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इन तीनों में ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? पहला ऑप्शन है हमारा, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा, चर्चा करना, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कहानियाँ को कहना, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रश्न पूछना। बताइए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए, इंटरेस्ट जगाए रखने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? उनसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए, टॉपिक के रिलेटेड जो है क्वेश्चन उनसे आप पूछते रहना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर कहा गया, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला ऑप्शन है हमारा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। दूसरा है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। आपको बताना है कि विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है।
तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि यह सहयोग करेगा और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 8। परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है, इसमें कौन सा? देखिए, पहला है हमारा अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा है औपचारिक शिक्षा का, या फिर तीसरा हो जाएगा गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा दूरस्थ शिक्षा का। तो आपको बताना है कि परिवार कैसा साधन है। तो परिवार जो है एक अनौपचारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, ध्यान रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, जो कि है प्रश्न नंबर 9। एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा आदर्श रूप से बर्ताव कर, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना करके। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव करके। आदर्श रूप से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके, ध्यान रखना। चलते अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 10। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या महत्वपूर्ण है बताइए? पहला ऑप्शन है हमारा कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या फिर दूसरा हो जाएगा कक्षा में समन्वयवर्ती होना, या फिर ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर एक चौथा हो जाएगा हमारा एक सुवक्ता होना। अब आपको बताना है इसमें से कि जो शिक्षक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। यही जो है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 11। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संवेदक प्रौढ़ अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको बताना है कि जिस स्तर में बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि उसके अंदर डेवलप हो जाती है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो वह कौन सा होता है बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ध्यान रखना मूर्त क्रियात्मक अवस्था। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 12। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है, किसके द्वारा पहचाना गया है? जो 4 डेवलपमेंट के बताए गए हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है हमारा कोहेलबर्ग के द्वारा, या फिर एरिक्सन के द्वारा, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा स्किनर के द्वारा, या फिर चौथा हो जाएगा पियाजे के द्वारा। आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है, किसके द्वारा पहचाना गया है? तो बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पियाजे के द्वारा। अगर आपने अब तक ये क्लासेस ना देखी हो तो जा करके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, समझ जाएंगे आप कि पियाजे ने किन 4 विकास जो हैं दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर, यहाँ पर पियाजे के 4 जो स्टेज है उनको समझ लीजिए यहाँ पर पहले आप। देखिए, सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, जो कि क्या होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। जैसे कि इंद्रियां, सेंसेस शारीरिक गतिविधियों से सीखता है बच्चा जो है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है तो कैसे सीखता है? अपने सेंसेस के द्वारा, यानी कि इंद्रियों के द्वारा शारीरिक गतिविधियाँ करके बच्चा सीखने की कोशिश करता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अगला है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है भाषा के प्रतीकों यानी कि सिंबल्स के माध्यम से उनका उपयोग करके मतलब सीखता है चीज़ों को। और यहाँ पर एक खास बात होती है कि बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होती है। उसकी सोच कैसी अहम केंद्रित होती है कि वो जो सोच रहा है वही बात जो है सही है, कहीं ना कहीं एक ईगो सेंट्रिक वाली बात हो जाती है। अगला है हमारा अब जो तीसरी अवस्था है यानी कि थर्ड स्टेज है, उसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ठोस वस्तुओं यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच की शुरुआत और कंजर्वेशन की समझ, यही हमारा क्वेश्चन था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में बोलते हैं इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है उम्र कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 से 11 वर्ष के बीच में। अगला है हमारा चौथी स्टेज, जो कि है जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त सोच और काल्पनिक समस्याओं पर तर्क करने की क्षमता उसके अंदर विकसित होने लगती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये किसमें होता है, 11 वर्ष से जब एबव हो जाता है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 13। अल्पवयस्क बच्चों के
अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा निषेधात्मक, या फिर अगला है हमारा अग्रसक्रिय, या फिर तीसरा हो जाएगा हमारा संवेदनात्मक, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा उदासीन। आपको बताना है कि अल्पस्य बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान से देख करके बताना हो कैसी होनी चाहिए। तो इसकी हो जाएगी हमारी अग्रसक्रिय। कैसी? अग्रसक्रिय, ना ही निर्देशात्मक, ना ही संवेदनात्मक, या ही उदासीन। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा अग्रसक्रिय। चलते अगले क्वेश्चन के, जो कि है प्रश्न नंबर 14। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा खेल के मैदान में, दूसरा है विद्यालय और कक्षा में, या फिर ऑडिटोरियम में, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा गृह यानी घर पर। आपको बताना है इसमें से बच्चों के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो किया जा सकता है कहाँ पर? विद्यालय और कक्षा में। ध्यान रखना कहाँ पर? विद्यालय और क्लासरूम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, जो कि है प्रश्न नंबर 15। देखिए यहाँ पर कहा गया डैश को अनुप्रेषित शिक्षण के लिए एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा कक्षा के अधिगम उपस्थिति में, या फिर दूसरा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या फिर तीसरा हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर चौथा हो जाएगा कक्षा में पूर्ण निर्भरता देना। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें, अगर अब तक आप वीडियो पे बने रहे हो। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को जो है अनप्रेरित शिक्षक के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 16। देखिए बचपन के संप्राप्तिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। पहला ऑप्शन है हमारा बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन जो है आधारित रूप से प्रतीक्षा की अवधि है। या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो कौन सी मान्यता है इसमें से? बचपन की वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर कहा गया एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा क्या परामर्श दिया जाता है। बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों के चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा निम्न कोटि पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। या फिर चौथा हो जाएगा हमारा परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अब आपको यहाँ पर ध्यान से बताना है कि प्रमाणीकृत पाठन परीक्षण लेने के लिए किसको, मतलब शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। कौन सा परामर्श इसमें से दिया जा सकता है, बताइए। तो देखिए परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो यही वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर कहा गया असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। पहला ऑप्शन है कहाँ करेगा, तो स्वनिर्मित पाठों में, या फिर स्वतंत्र अध्ययन में, या फिर नियोजित निर्देश में, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अभ्यास पुस्तिका में। आपको बताना है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कहाँ करेगा, तो किस चीज़ में उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र अध्ययन में। स्वतंत्र अध्ययन में उसको सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 19। आप देखते हैं कि एक छात्र जो कि बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ। पहला ऑप्शन है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, या फिर उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, यानी कि उसको कोई होमवर्क नहीं देंगे, या फिर वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह के उसे अनुप्रेरित करेंगे,
या फिर चौथा ऑप्शन है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। अब बताइए आप क्या करेंगे, एज अ टीचर के रूप में क्या करना चाहिए। तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके, जैसे उसका मतलब डेवलपमेंट और बढ़ सके, जितना ज़्यादा वो सीख सके चीज़ों को, तो उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, जो कि है प्रश्न नंबर 20। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या फिर उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। कुछ बच्चे हैं क्लास में जो कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में, तो क्या करेंगे आप उनके साथ में, बताइए इसमें चारों में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे टीचर, उनकी एक मतलब रुचि, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को बताएंगे उनको, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला, उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ों को बारे में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 21। देखिए, श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के लिए किस समूह में अंतर्भूत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा श्रव्य साधन में, या फिर दृश्य साधन में, या फिर श्रव्य दृश्य साधन में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। श्याम पट्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो श्याम पट्ट जो कि एक शिक्षण साधन है, सामग्री है, को किस समूह में अंतर्भूत किया जा सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दृश्य साधन। बोर्ड पर हम लोग कुछ लिखते हैं तो वो बच्चे आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 22। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा श्याम पट्ट पर लिखना, यहाँ पर पूछा गया है से कौन जो है शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो पहला है हमारा ऑप्शन श्याम पट्ट पर लिखना, दूसरा है प्रश्नों को हल करना, या फिर तीसरा हो जाएगा प्रश्न को पूछना, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। श्याम पट्ट पर लिखना भी, प्रश्नों को हल करना भी और प्रश्नों को पूछना भी, ये तीनों ही बातें जो है शिक्षण कुशलता से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 23। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें डैश, पहला ऑप्शन है हमारा कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। अगला है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, शिक्षक से मिलने के लिए सलाह दी जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर, बिल्कुल सुटेबल आंसर कौन सा हो सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं है, इन तीन में से कोई एक हो सकता है, बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे और इंटरेस्ट के साथ में सीखें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 24। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। टीपी नन ने, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है बी है, यानी कि स्पेंसर ने, या फिर फ्रोबेल ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा मॉन्टेसरी ने। आपको बताना है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है। तो किसने किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रोबेल ने। किसने किया, फ्रोबेल ने। चलते अगले क्वेश्चन के, जो कि है प्रश्न नंबर 25। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। मतलब एज आप टीचर हैं और एक अभिभावक हैं, वो आपसे मिलने कभी नहीं आते हैं, आपने उन्हें कई बार बुलाया है लेकिन वो नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे आप, बच्चों की उपेक्षा करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, उससे कहेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये पहला वाला हमारा नहीं हो सकता। अभिभावक को पत्र लिखेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर चौथा हो जाएगा बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, यही वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चे की उपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते, बच्चे को दंड देने की तो बात ही नहीं हो सकती, तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सुटेबल आंसर सी वाला ही सही है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 26। निम्न कक्षा में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षा में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला ऑप्शन है हमारा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, दूसरा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांतों पर, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा विकास एवं वृद्धि के
मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शिक्षण की खेल विधि आधारित है, खेल विधि पर आधारित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर। निम्न में से शिक्षण की खेल विधि आधारित है, इस पर आधारित है? विकास और वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 27। यहाँ पर कहा गया है डिसलेक्सिया संबंधित है, यानी कि यहाँ पर डिसेबिलिटी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। देखिए मानसिक विकार से डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, या फिर गणितीय विकार से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पाठन विकार से, या फिर चौथा हो जाएगा व्यवहारिक विकार से। देखिए डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना बिल्कुल निश्चित रहता है, एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं क्लियरिटी तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें चेक करिए जा करके। डिसेबिलिटी का एक वीडियो पड़ी होगी, 5-7 मिनट की वीडियो, आप देख लीजिए उसे, अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे डिसेबिलिटी के बारे में। देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा पाठन विकार से। किससे संबंधित है? पाठन विकार से। चलते हैं यहाँ पर, समझ लीजिए यहाँ पर मेन जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में देख लीजिए एक बार। देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है? यह सबसे सामान्य पाठन विकार है। कैसा विकार है? पाठन विकार है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये कैसा विकार है, तो आपको बताना होगा ये कैसा है? पाठन है, यानी कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। इसमें बच्चे को जो है शब्द पहचानने में, पढ़ने में और वर्णमाला को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे बच्चा बी को जो है डी समझ लेता है। अगला है डिस्ग्राफिया। यह लेखन संबंधित है। कैसा है? लेखन संबंधित है। इसमें बच्चे को लिखावट खराब होती है और उसे अक्षरों को ठीक से बनाने में समस्या होती है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 3, ये है हमारा डिस्कलकुलिया की बात कही जा रही है। डिस्कलकुलिया यह गणना संबंधित विकार है, यानी इसमें बच्चों को कैलकुलेट करने में, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। इसमें बच्चों को अंक गणित, समय देखने, पैसे का हिसाब किताब करने में कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? डिस्कलकुलिया, ध्यान रखना। अगला है हमारा डिस्प्रेसिया। यहाँ इसमें क्या होता है? यह शारीरिक जो है मोटर कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। इसमें बच्चे को बटन लगाने, पेन पकड़ने, मतलब थोड़ा सा हाथों में मतलब अच्छे से पकड़ नहीं बन पाती, बच्चा दौड़ने कूदने जैसे कार्यों में समस्या होती है उसको, तो उसकी मतलब जो है मोटर कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये कौन सा हो जाता है हमारा? डिस्प्रेसिया। अगला है हमारा एफेसिया। इसमें क्या होता है? भाषा संप्रेषण, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति से कठिनाइयाँ होती हैं। अगला है हमारा डिस्थमेया, जिसमें है गंभीर तनाव की अवस्था होती है जो सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगला हो जाएगा हमारा बुलिमिया, यानी कि भोजन ग्रहण से संबंधित है। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एकाग्रता की कमी और अति सक्रियता, जिससे बच्चा एक जगह टिक नहीं सकता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, फोकस नहीं कर पाता है। तो ये वाले भी समझ चुके होंगे आप। चलते हैं अगले की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 28। देखिए विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। पहला ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में, या फिर विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो यहाँ पर कहा गया जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो बताना है आपको यहाँ पर दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, मतलब उनको अलग नहीं करना चाहिए, सभी का जो है साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन के जरिए उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 29। यहाँ पर कहा गया अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। पहला ऑप्शन है हमारा सीखने वाले की स्मृति को तेजी बनाती है। दूसरा है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करती हैं। फिर अगला है सी ऑप्शन हमारा एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करती हैं। या फिर चौथा हो जाएगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती हैं। आपको बताना है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, तो इसका सही आंसर बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है, ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 30, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, पहला ऑप्शन है हमारा क्या करना चाहिए? निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए, या फिर उनके दैनिक कार्यों में उनके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं
आईडीओ सीडी के ज़रिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए और आईडीओ सीडी के ज़रिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। किस बच्चे के लिए, जो बच्चा जो है नवीन दृष्टि वाले बच्चों के लिए बात की जा रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। अगली वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।